एपिसोड 508। ये सौदा खरा खरा। आर्यन उस बच्चे की बात सुनकर हैरान होकर रिया की ओर देखने लगा। रिया के चेहरे पर हैरानी की कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रिया उस लड़के की इन बातों को काफी कैजुअली ले रही थी। एक छोटा सा बच्चा इस तरह के ऑपरेशन की बातें कर रहा था। यह बात आर्यन को जितनी अजीब लग रही थी, रिया को उतनी ही नॉर्मल लग रही थी। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उस लड़के को वॉइस मैसेज पर कहा, अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें यह सब करते देख लिया तो फिर से डांट पड़ेगी। कुछ ही देर में उस लड़के का वॉइस मैसेज आया जिसमें उसने रिया से कहा, मेरे पापा तो काम से बाहर गए हैं। अब कई दिनों तक मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। रिया ने फिर से एक सवाल पूछते हुए उसे वॉइस मैसेज किया। मगर हो सकता है तुम्हारी माँ तुम्हें यह सब करता हुआ देखकर डांट लगाए। उस लड़के ने फिर से कुछ ही देर में जवाब देते हुए कहा, मेरी माँ नहीं है, मैं बचपन से अपने पापा के साथ रहता हूँ। उस लड़के ने फिर से कुछ ही देर में जवाब देते हुए कहा, मेरी माँ नहीं है, मैं बचपन से अपने पापा के साथ रहता हूँ। तुम यह सारी बातें छोड़ो और तुम्हारे भाई से कहो कि अगर वह मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो उसे इंतजार करना होगा। मैं फिर कभी आकर उसे हरा दूंगा, मगर हराऊंगा यह बात तो पक्की है, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। वॉइस मैसेज सुनने के बाद आर्यन ने रिया के पास जाकर पूछा, कौन है ये लड़का? कहाँ से दोस्ती हुई तुम्हारी इसके साथ? बस इस बात का जवाब देते हुए नन्ही सी रिया ने आर्यन के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, तुम तो अभी भी बड़े भाई जैसे बात करने लगे हो। यह बस मेरा दोस्त है। इंटरनेट पर हमारी दोस्ती हुई। बहुत ही कमाल का लड़का है। क्या तुम जानते हो, यह एक जीनियस है। इसके एक बार एक छोटे से डॉग के शरीर पर एक कैट का सर लगाया, मगर अफसोस कुछ ही घंटों में वह मर गया। नन्ही सी रिया ने मुंह से यह बात सुनकर अब आर्यन को हैरानी और घबराहट दोनों एक साथ होने लगे थे। आर्यन ने रिया के दोनों गाल पकड़कर रिया से कहा, देखो रिया, मुझे लगता है तुम्हें इस लड़के से दूर रहना चाहिए। रिया ने आर्यन का हाथ अपने गालों से हटाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना, अभी वे आर अभी वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तुम अब मुझ पर इस तरह ऑर्डर मत झाड़ो। यह नहीं करना है, वह नहीं करना है, इससे बात नहीं करनी है, उससे दूर रहना है। मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से तुम जैसे भाइयों को बहन की जिंदगी पर धीरे धीरे कब्जा कर लेते हो तुम। रिया की बात को इग्नोर करते हुए आर्यन ने कहा, रिया, तुम समझ क्यों नहीं सकती हो कि वह लड़का तुमसे झूठ कह रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कि कुत्ते के शरीर पर बिल्ली का सर लगा दिया? जरा सोचो समझो। जो चीज नहीं हो सकती, अगर वह चीज तुम्हारा दोस्त तुम्हें बता रहा है, इसका मतलब वह तुम्हें बेवकूफ समझता है। इस लड़के से दूर रहो। या तो यह लड़का पागल है और या तो कोई बहुत बड़ा शैतान है, जिसे लोगों की झूठी बातें कहकर फंसाने में मजा आता है। कुछ भी हो जाए, आज के बाद तुम इस लड़के के साथ कभी बात नहीं करोगी। रिया चुपचाप अपना गेमिंग टैबलेट अपने हाथों में पकड़कर कुछ देर तक आर्यन को देखने लगी। उसके बाद धीमी आवाज में रिया ने अपनी दोनों आंखें छोटी करते हुए आर्यन से कहा, ठीक है, एक ही शर्त पर मैं तुम्हारी बात मानूंगी। आर्यन हैरानी से रिया की शर्त सुनने लगा। रिया ने आर्यन से कहा, अगर तुम मुझे गेम खेलने दोगे और बीच में टोकोगे नहीं, तो मैं इस लड़के के साथ बात नहीं करूंगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? यह डील करने लगी। आर्यन के पास इस वक्त अपनी बहन को रोकने की और कोई तरीका नहीं था, इसलिए थम्स अप का इशारा करते हुए आर्यन रिया से दूर हो गया। आर्यन और रिया
की आर्गुमेंट्स थम गई थी। मगर बेडरूम के बाहर खड़े श्रेया और अनिका आर्यन और रिया की बातें सुनकर हैरान हो गए थे। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन दोस्त था रिया का जो ऐसी बातें कर रहा था। अनिका को हमेशा हमेशा से लगता था कि आर्यन एक चुपचाप रहने वाला लड़का था, मगर हमेशा उसे इस बात को लेकर डर लगता था कि रोहित जैसे श्रेष्ठ और अक्लमंद बिजनेसमैन के साथ रहने के बावजूद आर्यन इतना सॉफ्ट और डरा डरा क्यों रहता था। मगर आज जब अनिका ने आर्यन को रिया के साथ बात करते हुए सुना तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि कहीं न कहीं आर्यन के अंदर भी रोहित जैसा ही एक काफ़ी पॉजिटिव लड़का रहता है जो अपनी बहन की करना हिफाजत करना भी अच्छी तरह जानता है और हुक्म चलाना भी बेहद अच्छी तरह से जानता है। आखिरकार आर्यन ने वह गुण भी दिखा ही दिया जिससे यह साबित हो सके कि रोहित की बिजनेसमैन वाली क्वालिटी भी आर्यन के अंदर आई थी। अपनी बहन को उसे अपनी बहन को उस खतरनाक लड़के से दूर रखने के लिए आर्यन ने रिया को गेम खेलने का इजाज़त दे दी थी। यह सौदा बिल्कुल बुरा नहीं था। अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर अपने आप ही अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब श्रेया ने अनिका से पूछा कि वह मुस्कुरा क्यों रही है, तो जवाब देते हुए अनिका ने कहा, अच्छा हुआ आज मैं घर जल्दी आ गई, वरना अपने बच्चों के बारे में यह सारी बातें मैं जान ही नहीं पाती। बच्चों की बात पूरी होते ही जब अनिका ने बेडरूम के अंदर जाने के लिए बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी अनिका का फ़ोन बजने लगा। अनिका ने देखा कि इंस्पेक्टर अब्बास उसे कॉल लगा रहे थे। अनिका ने बेडरूम का दरवाज़ा फिर से बंद करते हुए अब्बास का कॉल रिसीव किया। कॉल कनेक्ट होते ही अब्बास ने अनिका से कहा, आशीष डोगरा फरार हो गया है। अनिका आशीष का प्लान अच्छी तरह से जानती थी, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आशीष इतनी जल्दी फरार हो जाएगा। अनिका यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि इंस्पेक्टर अब्बास को यह बात पहले ही पता था, मगर वो यह भी जानती थी कि अब्बास उसूलों के काफ़ी पक्के थे। भले ही यह प्लान उनका था, मगर वह अपनी करीबी अनिका से भी अपना प्लान शेयर नहीं करेंगे और यह बात वह अच्छी तरह जानती थी। इसलिए अपनी आवाज़ में हैरानी से देखते हुए अनिका ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? हमारे डिपार्टमेंट से इस तरह कोई मुजरिम फरार कैसे हो सकता है? उसे समझाते हुए अब्बास ने कहा, यह सब तब हुआ जब तुम्हारे और रेशमी के बीच में नीचे जो कुछ भी इंसिडेंट चल रहा था, वह देखने के लिए हमारा पूरा डिपार्टमेंट अपनी अपनी बालकनी और गैलरी से पार्किंग लॉट को देखने लगा। मेरे समझ में नहीं आता कि इतनी जिम्मेदारी ऑफिसर होने के बावजूद अपनी ड्यूटी पर रहते हुए यह लोग इस तरह बेपरवाह कैसे हो सकते हैं। बस हमारे डिपार्टमेंट की इसी लापरवाही का फायदा उठाकर आशीष डोगरा हमारे हिरासत से फरार हो गया। अनिका को आशीष के फरार होने की हैरानी से ज़्यादा आशीष की तबीयत की चिंता थी। अनिका ने सुरेता से कहकर आशीष डोगरा की खांसी रोकने के लिए एक दवाई तैयार करने को कहा था। सुरेता ने आनंद फानंद में थोड़ी टेबलेट अनिका को बनाकर भिजवाई थी, मगर वह काफ़ी कम थी। आने वाले कुछ ही दिनों में सुरेता अनिका की और भी टेबलेट भिजवाने वाली थी, मगर इससे पहले कि अनिका वह टेबलेट आशीष तक पहुंचा सके, आशीष फरार हो चुका था। अनिका को इस बात का अफसोस था कि आशीष का इलाज करने के लिए जो दवाई अनिका ने स्पेशली बनवाई थी, वह आशीष तक अब पहुंच नहीं पाएगी। कुछ देर तक फ़ोन पर खामोश रहने के बाद अब्बास ने अनिका से कहा,
छोड़ो यह सब कुछ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत परेशान होगी। अनिका अब्बास की बात कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ मिस्टर रोहित मारवाह पर रब के चार्जेस लग सकते हैं। मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान सवाल तो नहीं पूछूंगी, मगर मैं यह जानता हूँ कि मिस्टर रोहित इस वक्त रश्मि को लेकर मारवा हाउस गए हैं। मेरे आदमियों ने खुद देखा है उन दोनों को मारवा हाउस में जाते हुए। मारवा हाउस में जाने के बाद जो कुछ भी होगा वो दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा। यह बात भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं रोहित मारवा और मारवा खानदान के पावर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर मैंने तुम्हें हमेशा अपना समझा है। बस उसी रिश्ते का ध्यान में रखते हुए आज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हो सके तो रश्मि की जान मत लेना। मैं रश्मि का इस्तेमाल करके अंडरवर्ल्ड की कई कड़ियों जोड़ना चाहता हूँ। मैं रश्मि को जान की भीख सिर्फ इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि रश्मि के बिना मेरा मिशन अधूरा है। मुझे जिस मंजिल पर पहुँचना है उसकी कई सीढ़ियों में से एक सीढ़ी का नाम है रश्मि। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि वो क्या कहना चाहते थे। उन्हें तसल्ली देते हुए उन्हें तसल्ली देते हुए अनिका ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर अब्बास। मैं और रोहित दोनों ही कानून की बड़ी कदर करते हैं। रोहित चाहे कुछ भी हो जाए, कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेगा। अपनी केबिन में बैठे अब्बास ने जब फोन डिस्कनेक्ट होते हुए सुना, तो वह समझ गए थे कि इस वक्त अनिका के साथ आगे बात करना ठीक नहीं होगा। वह अपना फोन टेबल पर रखकर अपना एक हाथ सर पर रखे कुछ सोचने लगे। तभी उनके ठीक बगल में खड़े अर्जुन ने उनसे कहा, सर, हमारे आदमी मारवा हाउस के अंदर नहीं जा सकते हैं। आप तो जानते हैं कि मारवा हाउस के कनेक्शन कितने ऊपर तक है। बिना परमिशन तो हम उनके गेट पर खड़े भी नहीं रह सकते। और फिर हमारे पास स्पेशल परमिशन लेने का कोई कारण भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त वह लोग रेशमी की क्या हालत कर रहे होंगे। किसी तरह हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर अंदर रेशमी के साथ हो क्या रहा है। अब्बास के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें बहुत मायूसी महसूस हो रही थी, क्योंकि रेशमी के सारे गुनाहों को माफ करके उसे नौकरी से निकाला था, ताकि स्पेशल डिपार्टमेंट से निकलने के बाद रेशमी अपने गैंग के मेंबर से बात करे और रेशमी के जरिए इंस्पेक्टर अब्बास उन तक पहुंच सके। मगर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि अचानक बीच में रोहित आ जाएगा और रेशमी को अपने साथ लेकर चला जाएगा। वह अपने माथे को वह अपने माथे को अपनी उंगलियां से मसलते हुए कुछ सोचने लगे। तभी अर्जुन की आवाज़ फिर से उनके कड़ी कानों पर पड़ी। अर्जुन ने कहा, सर, क्या हम इस अनिका को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वह जाकर मारवा हाउस में देखे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है और हमें रिपोर्ट करे। अर्जुन की इस बात पर अब्बास हैरानी से उसकी ओर देखने लगा और कहने लगे, रिपोर्ट करे? मैं किस मुंह से कह सकता हूँ कि वह हमें रिपोर्ट करे? तुम भूल रहे हो, वह अपना सामान लेकर यहाँ से जा चुकी है। वह हमारे साथ काम नहीं करना चाहती। इस डिपार्टमेंट में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद तुम किस तरह की मदद की अपेक्षा रखते हो? अब्बास की अभी कुछ ही देर पहले ऐसा लग रहा था जैसे वह केस को सॉल्व करने के बेहद करीब थे, मगर अचानक इस केस से जुड़े हुए दो अहम लोग स्पेशल डिपार्टमेंट छोड़कर जा चुके थे। एक वह जो क्रिस्टोफर की हर चालाकी का जवाब अपने तेज दिमाग और हुनर से दे सकती थी,
अनिका, और दूसरी वह जो हो सकता था कि उसी की गैंग की एक मेंबर थी, जिसका नाम था रेशमी। दोनों एक साथ स्पेशल डिपार्टमेंट से चले जा चुके थे और इस केस का सॉल्व करने के बेहद करीब पहुंचा स्पेशल डिपार्टमेंट। सब स्पेशल डिपार्टमेंट अब फिर से काफी बिखरा हुआ सा लगने लगा था। जैसे ही अनिका मारवा हाउस पहुंची, मारवा हाउस के हॉल में खड़ी दादी माँ ने अनिका का हाथ पकड़ लिया। दादी माँ व्हीलचेयर से उठकर धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस कर रही थी, मगर अनिका को देखते ही दादी माँ ने अपनी एक्सरसाइज छोड़ दी और अनिका से कहा, देखो बेटा, माफ करना सीख जाओ, माफ करना सीख जाओ। दुनिया में माफ कर देने से कई रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, अपने तजुर्बे से कहती हूँ। गुस्सा आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब तक दादी माँ यह जान चुकी थी कि रोहित अनिका से कितना प्यार करता था, और इंटरनेट पर जो भी खबरें वायरल हुई थी वह सुनने के बाद अगर अनिका ने रोहित से रिश्ता तोड़ दिया तो ना सिर्फ रोहित के लिए बल्कि आर्यन के लिए भी इस इमोशनल आघात का सहना बहुत मुश्किल हो जाता। अनिका ने अपनी नज़र झुकाकर वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। जैसे ही अनिका रोहित के बताए गए कमरे में पहुंची, अनिका ने देखा कि रेशमी के हाथ और पांव दोनों बांधे हुए थे। रेशमी को जमीन पर बिठाया गया था, मगर जैसे ही रेशमी ने अनिका को कमरे में आते हुए देखा, वह उसे वह उसे को देखकर वह उसी को देखकर मुस्कुराने लगी। आगे क्या हुआ, नेक्स्ट एपिसोड कमिंग सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।